दोस्तों ओलंपिया खत्म हुआ नहीं और ओलंपिया से जुड़ी हुई न्यूज़ लगातार बनती चली जा रही है, आती चली जा रही है मार्केट में। अभी यहाँ पर मैं आज बात करूंगा आपसे कई सारे अपडेट्स को लेकर के जो हमने इस साल के ओलंपिया में देखे और कई सारे अपडेट्स ऐसे जो अब नए नए पैदा हो रहे हैं। यहाँ पर देखो, सबसे बड़ा जो अपडेट है वो आता है हार्डी शुपन को लेकर के। हार्डी ने अभी बिल्कुल रिसेंटली अपनी एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाली और ये बोला कि 2025 ओलंपिया के लिए अब वो तैयार है। और यहाँ पर डेफिनेटली हार्डी ने कंफर्म कर दिया कि वो अगले साल आने वाले हैं। हार्डी ने अभी से कुछ समय पहले जब ओलंपिया स्टेज से वो उतरे थे, बैक स्टेज इंटरव्यू में ये बोला था कि अब मुझे और राउंडर और बड़ा होना पड़ेगा, अगले साल और साइज पैक ऑन करना पड़ेगा ताकि मैं इस टाइटल को जीतने के लिए पूरे तरीके से एक दावेदार बन पाऊं। हार्डी डेफिनेटली इस साल नाराज थे जब वो एक बहुत ही कंडीशन और फुल पैकेज लेकर के आए, लेकिन तब भी ओलंपिया नहीं जीत पाए। इस साल जब इन्होंने ये वाली बात अभी लिखी तो अगले साल का इनका यही प्लान है कि अब ये 2025 ओलंपिया में आएंगे, लेकिन एग्जैक्ट प्लान इनका जहां तक है बल्किंग को लेकर के और हो सकता है साइज और पुट ऑन करने का हो सकता है। ऐसे में अगर दोस्तों आप लोगों को याद हो तो हार्डी ने इसी साल आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर से वादा किया था कि वो अगले साल के आर्नोल्ड क्लासिक 2025 में आएंगे। अब उस आर्नोल्ड में सैमसन दादा तो जा रहे हैं, मोनालिसा यानी एंड्रयू जैक्ट भी जा रहे हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हार्डी अब वो आर्नोल्ड स्किप कर दे डायरेक्टली अगले साल के ओलंपिया पे ही पूरे तरीके से ध्यान देने के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा साइज पुट ऑन कर पाएँ। अब वैसे तो ये एथलीट्स ऐसे हैं कि 6-6 महीने में ही बहुत कुछ कर गुजरते हैं, जैसे कि हार्डी शुपन जैसे आर्नोल्ड में थे, उससे मच फुलर इस साल ओलंपिया में थे, 6 महीने का गैप दोनों कॉम्पिटिशन्स में। सैमसन दादा जैसे आर्नोल्ड में थे, उससे ज़मीन आसमान का फ़र्क लेकर के आ गए इस ओलंपिया में, अगेन 6 महीने के गैप में उन्होंने भी कमाल कर दिखाया। तो इन एथलीट्स को वैसे तो 6 महीने भी काफ़ी होते हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये अभी भी पॉसिबिलिटी बनती है कि हार्डी शुपन अगले साल के आर्नोल्ड में भी दिख जाएं और फिर ओलंपिया में और भी ज़्यादा साइज पुट ऑन करके और ज़्यादा फुलनेस के साथ में हमें बेहतर हार्डी शुपन दिखें। देखते हैं हार्डी का प्लान क्या है, लेकिन ओलंपिया की कंफर्मेशन तो उनकी तरफ से आ चुकी है। हालांकि ये सारे एथलीट्स बहुत नाराज होते हैं, हार्डी, डेरेक या दूसरे जितने भी टॉप कंपेटिटर्स हैं, लेकिन उसके बाद वापस से उठते हैं और ट्रेनिंग करते हैं। इवन डेरेक ने तो ये भी बोल दिया था कि मैं अगले दिन से ही ट्रेनिंग करने वाला हूं और कार्डियो करना स्टार्ट करने वाला हूं, ताकि बिल्कुल उस माइंडसेट से ना भटक सके वो। अगले साल के ओलंपिया के लिए डेरेक भी कुछ नया करने की फिराक में है। हार्डी शुपन भी यही चीज करने वाले हैं। आपको लगता है अगले साल इतना काफी होगा इन दोनों के लिए सैमसन दादा को हराने के लिए? गारंटीड चेंज तो आएंगे ही आएंगे, सेम तो नहीं दिखने वाले, चाहे हार्डी हो, चाहे डेरेक हो और चाहे सैमसन भी हो। दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला अपडेट आता है ओलंपिया ब्राजील को लेकर के। ओलंपिया ब्राजील ठीक अभी से 4 दिन बाद होने वाला है और उसके अंदर कंफर्मेशन आ चुकी है यहाँ पे रेमॉन डिनो की। रेमॉन का नाम इस ओलंपिया ब्राजील की लिस्ट के अंदर आ चुका है, तो रेमॉन तो इसमें खेलेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये खेलेंगे अगले साल के आर्नोल्ड 2025 के अंदर भी। तो ये 2 शोज में अब लगातार खेलने के लिए जाने वाले हैं। 20 तारीख को रेमॉन ओलंपिया इसलिए खेल रहे हैं ताकि उनको अगले साल के ओलंपिया की क्वालिफिकेशन मिल सके। तो ये ओलंपिया ब्राजील डेफिनेटली एक नॉर्मल प्रो शो ही है, बस इसका नाम ओलंपिया पड़ा हुआ है, प्रमोटर्स ने ये नाम रख दिया, बट ये है एक नॉर्मल शो ही। तो ये अगले साल मिस्टर ओलंपिया की क्वालिफिकेशन दिलवाएगा रेमॉन को, क्योंकि रेमॉन इस साल 4th है और 4th आने वाले को अब ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन नहीं मिलती, क्योंकि सिर्फ टॉप 3 एथलीट्स ही ऑटोमेटिकली नेक्स्ट ईयर क्वालिफाई होते हैं। रेमॉन 4th है, तो इसलिए इनको ये वाला शो खेलना पड़ रहा है। अभी शेप में है तो ये वाला शो इजीली खेल भी सकते हैं, उसके बाद अगले साल आर्नोल्ड खेल लेंगे। तो ये 2 शोज इनकी तरफ से हमें देखने के लिए मिलेंगे। अब अच्छी बात यह है कि ओलंपिया ब्राजील के अंदर रेमॉन का जीतना बिल्कुल तय है, क्योंकि इनसे 3 ऊपर के एथलीट्स अर्स, माइक समरफील्ड और क्रिस बमस्टेड तो इसमें खेलने नहीं वाले, तो रेमॉन को यहाँ पर जीतने से कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए उनका यहाँ पर शो खेल करके जीत करके ओलंपिया की क्वालिफिकेशन लेने का प्लान बिल्कुल परफेक्ट है। तो हमें यह दिखाई देंगे शो में, इनको हम कवर करेंगे। इसके बाद एक बड़ा अपडेट मैं आप लोगों के आगे दे देना चाहता हूँ। ये अपडेट आता है बायोग्राफी के ऊपर। हाँ दोस्तों, मैंने क्रिस बमस्टेड की बायोग्राफी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है और ये है इसका फर्स्ट पोस्टर। यही थंबनेल बन के भी आपके सामने वीडियो के अंदर आएगा। तो क्रिस की बायोग्राफी की काम को मैंने शुरू कर दिया है और सारा डाटा, सारी फोटोज, पूरी एक स्टोरी लाइन तैयार करूंगा। एक तरह से समझ लो एक जो शॉर्ट मूवी होती है ना 30 मिनट की या 45 मिनट की, इतनी लंबी तो ये रहने वाली है बायोग्राफी आराम से, और उसको बनाने में मेरा टाइम जाएगा। फिलहाल इसकी अभी कोई डेट अनाउंस नहीं करी मैंने आपके सामने, पर बहुत जल्दी इस बायोग्राफी की रिलीज डेट मैं आपके सामने रखूंगा और आज ही मैंने इस पे एक्चुअली में काम करना स्टार्ट करा है। तो बहुत जल्दी आपको उसकी रिलीज डेट देखने के लिए मिलेगी। क्रिस बमस्टेड की बायोग्राफी मैंने एक बार पहले भी बनाई थी, करीबन आज से 6 साल पहले, लेकिन तब क्रिस का एक अलग लेवल था और आज क्रिस रिटायर हो चुके हैं एक नए लेवल पे पहुंच करके। आज के क्रिस में और वो 6 साल पहले वाली बायोग्राफी में बहुत कुछ हो चुका है उनके जिंदगी में, जिसने कि फैंस को बिल्कुल ही उनका एकदम दीवाना बना के रख दिया। और बायोग्राफी के अंदर बहुत लंबी एक जर्नी भी होती है, ये 6 साल की पूरी लंबी जर्नी भी हम इसमें तय करेंगे और आपको मैं एक मैक्सिमम अपनी तरफ से बढ़िया एक्सपीरियंस देने की कोशिश करूंगा। तो ये है अनाउंसमेंट। उसके बाद में और बायोग्राफीज़ भी आएंगी, क्योंकि अब ओलंपिया ख़त्म
आर्नोल्ड शुरू होने में है बहुत ज़्यादा टाइम, इन 5 महीनों में हम करेंगे ही क्या, यही सब कंटेंट आने वाला है दोस्तों चैनल पे। तो ये है अभी का अपडेट। सीबम की बायोग्राफी बहुत जल्दी आने वाली है और आएगी तो इसी साल में, बस जल्दी ही मैं इसकी डेट अनाउंस करूंगा। इसके बाद दोस्तों अगले अपडेट पे चलते हैं। तो हाल ही में माइक समरफील्ड जो इस साल सेकंड आए क्रिस बमस्टेड के बाद, उन्होंने सीबम को एक रेस्पेक्ट भरा पोस्ट पूरा शेयर करा उनके लिए, और ये काफ़ी अच्छा पोस्ट था। मैं आपको पढ़ के सुना देना चाहता हूँ और उसके बाद एक और बड़ा सा खुलासा कर देना चाहता हूँ आपके सामने। माइक ये लिखते हैं, इट फेल्ट लाइक अ मार्वल मूवी, यानी उनको एक मार्वल मूवी की तरह ये पूरा मूवमेंट स्टेज पर फील हुआ। इन्होंने कहा मूवमेंट बहुत ही इंटेंस थी, और ये मूवमेंट जब आप क्रिस बमस्टेड के साथ खड़े होते हो तो आपको ऐसा फील करवाती है जिसके लिए आपके पास शब्द नहीं होते। जैसे ही क्रिस बमस्टेड एक रूम में एंट्री लेते हैं, रूम मतलब उस अरीना में जहाँ पर ये लोग बैक स्टेज पंप कर रहे हैं या फिर जहाँ पर ये लोग स्टेज पे सब पोजिंग कर रहे हैं, कहीं पर भी जहाँ पर भी क्रिस बमस्टेड एंट्री लेते हैं वक्त रुक जाता है और सब लोग उनका एक ऑरा फील कर सकते हैं। क्रिस ने सही में कुछ ऐसी चीज क्रिएट करी है जो अनफॉरगेटेबल है, यानी भुलाई नहीं जा सकती, और नए स्टैंडर्ड्स सेट करे इस स्पोर्ट के लिए, स्पेशली क्लासिक फिजिक डिवीजन के लिए। क्रिस बमस्टेड को ये बोलते हैं थैंक यू एक परफेक्ट रोल मॉडल होने के लिए, यानी कि माइक कहते हैं हमारे लिए आप एक बहुत बड़े रोल मॉडल हो। द नेक्स्ट मिस्टर ओलंपिया 2025 विल बी डिफरेंट विदाउट यू। तो ये माइक का कहना है, अगले साल का ओलंपिया आपके बिना वैसा नहीं रहेगा जैसा हर साल रहता है। ये है रिस्पेक्ट जो क्रिस बमस्टेड ने कमाई है। इनके साथ खड़े होने वाले एथलीट्स भी इनको इस तरीके से पूछते हैं जैसे कि सही में ये एक रोल मॉडल, एक भगवान हो इस डिवीजन के। ये है क्रिस बमस्टेड। माइक समरफील्ड इस साल सेकंड आए, और यहाँ पर पूरे पोस्ट में कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि ये क्रिस बमस्टेड को एक एज अ कंपेटिटर यहाँ पर ट्रीट कर रहे हैं। सिर्फ ये इनके साथ खड़ा होना ही बहुत बड़ी चीज़ मानते हैं, और इसी चीज़ को उन्होंने इस पोस्ट में लिखा। क्रिस बमस्टेड की कमी इनको अगले साल खलेगी और सारे ही ओलंपिया फैंस, कंपेटिटर्स सबको खलेगी। ये बात तो श्योर है कि माइक क्रिस के एक बहुत ही बड़े फैन है। मुझे लगता है बाकी सब दूसरे कंपेटिटर्स, ब्रेयन, अर्स या फिर रेमोन से भी ज़्यादा। माइक और क्रिस का जब इस साल कंपैरिजन हुआ और सीबम ने फाइनली ये टाइटल जीत लिया, तो बहुत सारे लोगों को ये वाली शायद बात नहीं पता होगी, माइक और क्रिस में ये बैटल थोड़ी सी क्लोज थी फाइनल्स में। और क्या हो अगर मैं आपको ये बताऊं कि इन दोनों के बीच में पॉइंट्स का सिर्फ उतना ही गैप था जितना गैप इस साल सैमसन दौदा और हार्डी शुपन के बीच में था। यानी 3 पॉइंट्स का गैप इस साल सैमसन और हार्डी के बीच में था, और एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स का ही गैप माइक समरफील्ड और क्रिस बमस्टेड के बीच में भी था। ये दोनों इतने क्लोज आ गए थे। ओलंपिया वाले दिन ही ये स्कोर कार्ड्स वैसे निकल के आ गए थे, लेकिन इन पे निगाह पड़ रही है सब लोगों की। यहाँ पर आपको दिखाई देगा 6 पॉइंट्स मिलते हैं सीबम को। एक ही जगह जजेस ने पॉइंट्स दिए हैं जो है सिर्फ प्री जजिंग, फाइनल्स में नहीं दिए, और 9 पॉइंट्स मिलते हैं माइक समरफील्ड को। उस हिसाब से देखा जाए यहाँ पर सिर्फ 3 पॉइंट्स का गैप है। और अगेन यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जजेस इस साल ओलंपिया में बैठे हुए थे 9। बताया ये जा रहा है कि 9 जजेस में से 3 जजेस ने माइक समरफील्ड को नंबर 1 पे रखा था, बाकी 6 जजेस ने क्रिस बमस्टेड को नंबर 1 पे रखा था। ये कहना मेरा नहीं है, बल्कि ये कहना है माइकल डाबुल का। उस हिसाब से अगर हम यहाँ पर पॉइंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको रिजल्ट्स सामने दिख रहे होंगे। तो ऐसा होता है जजिंग में कि 2 हाईज और 2 लोज ऑमिट आउट हो जाते हैं, यानी निकाल दिए जाते हैं। तो सिर्फ 5 जजेस बचते हैं, क्योंकि 9 में से आप 2-2 निकाल दोगे, यानी 4 निकाल दोगे, तो 5 जजेस ही बचेंगे। तो इन 5 जजेस के पॉइंट्स कुछ इस तरीके से बने जो आप देख रहे हो यहाँ पर CDEFG। इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4 जजेस ने तो सीबम को नंबर 1 पे रख दिया, लेकिन एक जज था G वाला जिसने क्रिस को नंबर 2 पे रखा, और वही ये जज थे जिन्होंने की माइक समरफील्ड को नंबर 1 पे रखा। यानी कि ये इतना ज़्यादा क्लियर कंपटीशन नहीं था क्रिस बमस्टेड के लिए। एक जो होती है ना बिल्कुल क्लियर जीत कि आप परफेक्ट स्कोरिंग से जीत गए हो। परफेक्ट स्कोरिंग वो होती है जिसमें कि हर जज आपको नंबर 1 पे रख दे, और उसके हिसाब से यहाँ पर क्रिस बमस्टेड को 5 पॉइंट्स मिलते और माइक समरफील्ड को 10 पॉइंट्स मिलते। 5 पॉइंट्स का गैप अगर इन दोनों के बीच में होता तो वो परफेक्ट स्कोरिंग काउंट होती, पर यहाँ पर ऐसा नहीं था। इन दोनों के बीच में सिर्फ 3 पॉइंट्स का गैप था, और एक जज को ऐसा लगा कि माइक समरफील्ड को नंबर 1 पे आना चाहिए। तो इसीलिए ये रिजल्ट्स कुछ इस तरीके से रहे, थोड़ा सा क्लोज हो गया था ये गैप। ऐसा हो सकता था कि अगले साल क्रिस बमस्टेड खेलते और माइक समरफील्ड और ये गैप क्लोज कर देते, लेकिन खैर बमस्टेड अब रिटायर हो चुके हैं, और माइक का भी ये मानना है कि अगले साल पॉसिबली वो मिस्टर ओलंपिया क्लासिक फिजिक चैंप बन सकते हैं। तो आपको लगता है कि माइक जो कह रहे हैं कि मैं अगले साल जीत सकता हूं, आपको लगता है सच में माइक समरफील्ड यहां पे सबको हरा देंगे? क्योंकि एक्चुअली में अगर देखा जाए तो उन्होंने बहुत अच्छे पोजेस इस वाले क्लासिक फिजिक में हिट किए। आप बैक डबल बाइसेप से पोज देख सकते हो, इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि क्लियरली क्रिस बमस्टेड की बैक सबसे ज्यादा अच्छी है। नहीं, माइक की बैक एक्चुअली में ज्यादा थिक है, माइक के ग्लूट्स एक्चुअली में ज्यादा टाइट है और ज्यादा फाइबर पकड़ रहे हैं बमस्टेड के मुकाबले। तो बैक का पोज इनका बहुत अच्छा लग रहा है। माइक समरफील्ड का फ्रंट डबल बाइसेप
से पोज भी अच्छा लगता है, बट क्रिस बमस्टेड की हाइट बहुत ज़्यादा है। वहीं माइक के पास अगर आप देखोगे तो लैट्स की फ्लेयर आउट होना और विड्थ बहुत ज़्यादा है। तो माइक के पास में भी एक अच्छा फ्लो है, बस हाइट कम है और डेफिनेटली उस लेवल की एक मसल मैच्योरिटी अभी तक भी नहीं है जो क्रिस बमस्टेड पे है, और जो फ्रेम जो मसल बैलीज बमस्टेड पे वो डेफिनेटली माइक पे कभी आएंगी भी नहीं। बट मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि माइक भी अच्छे दिख रहे थे, इनको हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि आसपास भी नहीं खड़े हो रहे थे, कम से कम बैक में तो अच्छे थे। यहाँ पर अगर हम बात करें एब्डोमिनल्स एंड थाई की, तो सीबम तो वैक्यूम करके वाला पोज बहुत ही अच्छे से जीत जाते हैं, पर माइक यहाँ पर वैक्यूम नहीं बल्कि नॉर्मल अपने एब्स दिखा रहे थे। आप देख सकते हो इनके एब्स बहुत शार्प और क्लियर हैं, इनके आउटर ऑब्लिक्स भी बहुत ज़्यादा लाइंस के साथ में क्लियर आ रहे हैं और इनके क्वाड्स भी बहुत ज़बरदस्त सेपरेशन के साथ में दिख रहे हैं। तो माइक के पास हैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, और साइड चेस्ट में तो डेफिनेटली क्रिस के आगे कोई नहीं टिक सकता। तो माइक यहाँ पर हो सकता है पॉसिबली अगले साल आप क्लासिक फिजिक चैंपियन बन जाएं। वैसे रेमॉन भी हैं, अर्स भी हैं, ब्रेयन भी हैं, पर आपको क्या लगता है किसका ज़्यादा चांस है? इक्वल चांस है वैसे तो सबका ही, क्योंकि क्रिस बमस्टेड से इस बार पूछा गया था आपको क्या लगता है कौन अगले साल जीत सकता है, तो क्रिस ने कहा मैं तो अगले साल होऊंगा नहीं, तो इसलिए बिल्कुल ये वैकेंट है टाइटल, यानी कोई भी जीत सकता है जो उस दिन बेस्ट आएगा। कोई भी ऐसा नहीं है जो एकदम डोमिनेटिंग है जिसपे कि आप बिल्कुल एक बेट लगा सको, ना माइक है ऐसे, ना रेमॉन है, ना अर्स है। बाकी आप बताओ आपको क्या लगता है अगले साल का चैंपियन कौन हो सकता है? हाल ही में दोस्तों टेरिक एल्गिंडी एक ओलंपिया जज आते हैं और ये बताते हैं कि क्यों सैमसन दौदा इस साल का मिस्टर ओलंपिया जीत गए। टेरिक ने बताया कि सैमसन के पास कुछ ये क्वालिटीज हैं जिनकी वजह से वो मिस्टर ओलंपिया बने। सैमसन दौदा के पास ब्यूटीफुल लाइंस है, उनके पास एक अच्छी हाइट है, उनके पास लार्ज क्लेविकल बोन्स है, यानी उनके शोल्डर्स बहुत अच्छे हैं, चौड़े हैं, उनके क्वाड्स फ्लेयर आउट करते हैं, और एक परफेक्ट बॉडी है जिसको हम मिस्टर ओलंपिया बना सके, जैसे कि फिल हीथ, जैसे डेक्स्टर जैक्सन, इवन रॉनी कोलमैन। तो इन्होंने इन तीनों एथलीट से सैमसन दौदा को यहाँ पर कंपेयर करते हुए ये बताया कि सैमसन दौदा हमारी एक बहुत अच्छी प्रेफरेंस है, और सैमसन दौदा में वो सारी चीज़ें हमें दिखती है, मसल थिकनेस, मसल राउंडनेस, डेंसिटी है उनकी बॉडी में, और अच्छा सेपरेशन उनकी फिजिक में आता है। तो ओवरऑल एक जो लाइंस, एक जो फ्रेम, एक जो एक्स फैक्टर सैमसन दौदा के अंदर है वो उनको सबसे अच्छा लगा, और इसीलिए उन्होंने बोला इस साल सैमसन दौदा को हमने मिस्टर ओलंपिया बना दिया। इस साल इनकी कंडीशनिंग भी इंप्रूव हो गई और इस साल ये पिछले साल के मुकाबले बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए। इन्होंने उन सारी चीज़ों में बदलाव करे जो हमने इनसे करने के लिए कहे। तो इसीलिए टेरिक का ये कहना है कि सैमसन दौदा हमारी पहली चॉइस बने, और ना सिर्फ हमारी बल्कि फैंस की भी सैमसन दौदा एक बहुत बड़ी चॉइस इस साल बने और फैन फेवरेट बन के इस साल के ओलंपिया में उभरे। आपको सच में ऐसा लगता है कि ऐसा ही था? इसमें दोस्तों सैमसन से जुड़ी हुई एक और बात आ जाती है। अभी हाल ही में एक बॉडी बिल्डिंग पेज हु इज द बेस्ट बॉडी बिल्डर ने ये क्लेम करा कि इस साल सैमसन दौदा स्टेज पर 138 किलो यानी 138 kg के थे, और दोस्तों ये बहुत ज़्यादा वजन होता है। शायद इतना वजन कभी किसी मिस्टर ओलंपिया एथलीट का नहीं रहा होगा कि वो इस वजन पे आए और ओलंपिया टाइटल जीत के चला जाए, क्योंकि ये वजन बैठता है पाउंड्स के अंदर, 304 पाउंड्स। मैं लेकिन आपको याद दिला दूं 2020 में बिग रैमी और 2021 में बिग रैमी 300 पाउंड्स क्रॉस कर गए थे, और उन दोनों ही साल वो चैंपियन बने थे। तो ऐसा नहीं है कि सैमसन ही सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट मिस्टर ओलंपिया है, बल्कि इनसे ज़्यादा हैवीएस्ट मिस्टर ओलंपिया बिग रैमी थे, क्योंकि वो स्टेज पे और ज़्यादा भारी आ जाया करते थे। उनका वजन कार्ब लोडिंग के बाद इतने वो सेंसिटिव बॉडी लेकर आते थे, वो कार्ब लोडिंग से इतने ज़्यादा ग्रो हो जाते थे कि वो अचानक से 10 पाउंड एकदम भारी हो जाया करते थे। रैमी की बॉडी इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बॉडी थी। 2021 ओलंपिया प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपको याद होगा बिग रैमी का वजन नापा गया था, तब बॉब चिक्रालो ने बोला था ये 305 पाउंड्स के हैं, हालांकि वजन निकल के आया 303 पाउंड्स। तो इसका मतलब बिना कार्ब लोडिंग के ये इतने पे थे। अब सोचो कार्ब लोडिंग करने के बाद कुछ नहीं, कम से कम 5 से 7 पाउंड्स तो ये वजन बढ़ा के आई जाया करते थे। उस साल ये कहा गया 2021 में कि लगभग 310 पाउंड्स पे स्टेज पे आए थे, और उस साल बिग रैमी जीत के गए थे। तो इसलिए सिर्फ सैमसन दौदा नहीं है जो 304 पाउंड्स पे मिस्टर ओलंपिया बने हैं, बल्कि बिग रैमी के अलावा सैमसन दौदा ऐसे दूसरे बॉडी बिल्डर हैं जो 300+ पाउंड्स पे मिस्टर ओलंपिया बन के चल रहे हैं। इनके अलावा, इन दोनों के अलावा आज तक कोई ऐसा नहीं कर पाया। कोलमैन भी नहीं कर पाए थे, बिकॉज उन पे क्वालिटी मसल्स थी, इसीलिए वो कम वजन पे भी इनसे ज़्यादा बड़े दिख जाया करते थे। बस आज के अपडेट्स को यहीं तक ही रखते हैं। कल एक और वीडियो लाने वाला हूं जो होगी ओलंपिया से इस साल जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के ऊपर। कई सारी दिक्कतें थी ना ओलंपिया में इस बार, उनको हम अच्छे तरीके से खुल के उनके बारे में बात करेंगे। और वीडियो एंड करने से पहले मैं बहुत बहुत थैंक यू बोल देना चाहता हूं हमारे एक चैनल मेंबर को, शिव कुमार। ये इनका यूट्यूब अकाउंट है और इन्होंने हमारा गोल्ड सब्सक्रिप्शन लिया। मैंने जैसा कि आपको बताया था, जो हमारे साथ गोल्ड सब्सक्रिप्शन लेगा उसका नाम मैं वीडियो में एक बार ज़रूर उसको शाउट आउट दूंगा। बाकी हाँ, इन सबको अर्ली एक्सेस वीडियो का थंबनेल्स, ये सब चीज़ें मिलने वाली हैं जो हमारे इस चैनल के साथ जुड़ा रहेगा। तो बहुत बहुत थैंक यू अगेन शिव कुमार का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बस अभी के लिए इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।